39.4 kg of gold was recovered from the smuggler. The number of atom of gold present in this. आपको क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो. मतलब जिसने भी पूछा होगा उसको सीधी सीधी बात है, अपन को मोल्स कैलकुलेट करना है और फिर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे गोल्ड के? तो अपन लिखते हैं वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय एटॉमिक वेट. वेट इन ग्राम कितना होता है, तो कितना ग्राम गिवन है? 39.4 इंटू 10 की पावर 3. ये लो भाई, ये वेट इन ग्राम हो गया. और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 197. ये इसके मोल्स हो गए. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. 39 अपन 394 डिवाइड बाय 197 कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई करना था तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया था. 1 डिवाइड बाय 10 हो गया. तो आपको पता है ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा. जो भी आप कैंसिल कर लेना और ये आपके पास Na से मल्टीप्लाई कर दिया. ये आपके नंबर ऑफ एटम्स है. हो गया आंसर. अब बताओ, बड़ा इजी था. क्वेश्चन नंबर 5. सर फोर्थ वाला वापस एक्सप्लेन करिए ना. कौन सा वाला? फोर्थ वाला सर. लो, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दिया. फोर्थ वाले में मुझे गिवन है, फोर्थ वाले में आपको बताना द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 चार्ज है. 3 चार्ज, ठीक है. एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 चार्ज है. तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस वी हैव. बताओ कितने एल्यूमिनियम आयन है अपने पास. तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे नंबर कैलकुलेट कर देंगे. तो अपन मोल्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना गिवन है आपको? 1 डिवाइडेड बाय, दैट इज वेट इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. वेट इन ग्राम कितना गिवन है? 1 ग्राम और ये 27. ये हो गए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन. तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना है? Al3 plus will be equal to 1 by 27 multiplied by Na. एवोगाड्रो नंबर हो गया. तो चार्ज ऑन एल्यूमिनियम आयंस जो 1 ग्राम है, तो अगर आपके पास इतने एल्यूमिनियम आयन है और एक एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन. तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 1 by 27 इंटू Na इंटू 3E लिख देते हैं. लो भाई आंसर आ गया अपने पास. 1 by 9 Na इंटू E. लो भाई इतना आंसर आ गया. ये आंसर ये पूछ रहा है. यस सर, समझा. अब क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास गिवन है, तो 5 की बात कर लेते हैं. 5 में गिवन है अपने पास, दैट इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 14 ग्राम. तो 0.5 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 7 ग्राम्स. तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ दिस है ना, इसका मतलब हो गया अपने पास कितने? देयरफॉर 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल. और अपन को पता है 0.5 ग्राम एटम का मतलब होता है 0.5 मोल्स. चलो देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से किसमें अपने पास 0.5 मोल्स गिवन है. तो अपन लिखेंगे, देख भाई 0.5 मोल्स अगर अपन को चाहिए तो 24 है ना. अपन को नंबर ऑफ एटम सेम बता रहे हैं कितने होंगे. सो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज एटम्स इन. तो बता देंगे अपन एटम्स इन. तो पहले अपन एटम कैलकुलेट करते हैं ना. तो ये वाला पार्ट अपन को पता है, इतना भी पता होगा तो भी चलेगा ग्राम एटम का, क्योंकि अपन को सिर्फ कंसेप्ट 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल. तो 0.5 ग्राम एटम इज इक्वल टू 0.5 मोल, वो किसी का भी हो सकता है. ठीक है. अब अपन कहेंगे भाई, अब ऑप्शन ए की बात करते हैं. तो ये आंसर आपके पास है, मैं आंसर हटा देता हूं. ये है अपन
इनको हटा लेते हैं, फिर आप मुझे बता देना। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं, वो वेट इन ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना गिवन है अपन को 24 ग्राम, डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास 24 होता है, मतलब कितने मोल्स हो गए, 1 मोल हो गया। 1 और 1 मोल होगा तो Na के बराबर एटम होंगे, जबकि यहां पर अपना अपन को कितने चाहिए, 0.5 मोल्स चाहिए पहले तो, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स का मतलब हो गया अपने पास 0.5 मोल्स एटम्स होने चाहिए। तो 0.5 मोल का मतलब है अपन को जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये 0.5 इंटू Na आंसर आना चाहिए अपना। तो जिस ऑप्शन में 0.5 Na आएगा उसमें अपन लिख लेंगे। तो बी लिख देते हैं। बी में अपन को क्या गिवन है, ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होगा, तो 8 डिवाइड बाय 32 हो जाएगा, तो 1/4 मोल्स हो गए। 1/4 आ गए ना मोल्स अपने पास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए O2 के, O2 गैस के, तो अपन कहेंगे 1/4 इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ना इज इक्वल टू 1/4 इंटू Na आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे भाई, ऑफ O विल बी इक्वल टू 1/4। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो Na इंटू 2 कर लेंगे अपन। 2 क्यों किया, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, तो एटम कितने हो गए, डबल। मतलब ये अपने पास 1/2 आया, मतलब 0.5 Na आया। ये अपना आंसर है, क्योंकि उसमें आंसर उतना ही आ रहा है जितना 0.5 मोल्स सर ऑफ आप नाइट्रोजन एटम में आ रहा था। सर आप एक बार एक कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हो कि सर हम ऑक्सीजन का मतलब किसी भी गैस का कब, सपोज ऑक्सीजन है तो कब हम 16 लेंगे और कब हम 32 लेंगे। देख, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा था, 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उसने नाइट्रोजन एटम की बात की थी। जब भी हाँ ऑक्सीजन सर। लिखा होगा इट इज ऑलवेज O2। जब भी ऑक्सीजन लिखोगे आप वर्ड में कि आई हैव 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं इसे 2 ग्राम ऑफ O2 अज्यूम करूंगा, 2 ग्राम ऑफ O अज्यूम नहीं करूंगा। तो इट मींस 2 ग्राम ऑफ O2। मतलब अगर मुझे कोई 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखेगा तो मैं इसको 2 ग्राम ऑफ O2 लिखूंगा। हाँ, अगर कोई मुझे ऐसे लिखेगा 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मैं लिखूंगा 2 ग्राम ऑफ O। मतलब आपको ओके एटम सर। कोड लिखना पड़ेगा तो मैं उसको अज्यूम करूंगा O, नहीं तो हमेशा O2 अज्यूम करूंगा। हाँ सर समझा, थैंक यू डाउट सर। है तो बोलो। एवरीबॉडी गॉट नहीं इट? सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया, उसमें बी आंसर था। अब दूसरा चेक करते हैं अपन। आपने कहा भाई मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 9 भी है। 9th क्वेश्चन में अपने पास गिवन है 124 ग्राम ऑफ P4, which of the following atom, molecule, Na atoms like that अपन को गिवन है, ठीक है। 124 ग्राम ऑफ P4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में दिया। ये 124 है और इसका P4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक फास्फोरस 31 होता है, तो 31 इंटू 4 फास्फोरस है, तो 4 और 12 124 आ रहा है। So molecular mass is 124, that is equal to 1, मतलब मेरे पास 1 मोल ऑफ P4 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 1, number of molecules of P4 is equal to 1 into Na. Number of atoms of P4
ऑफ P इन P4 मॉलिक्यूल, तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसके 4 टाइम्स एटम्स हो जाएंगे। दैट इज व्हाट आई हैव। अब मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शन। 4 एटम ऑफ फास्फोरस, नो नो, इट इज 4 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस। 4 एटम के लिए तो आपको ऐसे देना पड़ेगा, चार एटम के लिए आपको 124 AMU देना पड़ेगा। मतलब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है फास्फोरस का, AMU में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल में 4 ही एटम होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। तो अपने पास 4 एटम ऑफ फास्फोरस, वो तो गलत है, उसके लिए आपको ग्राम नहीं देना पड़ेगा। 124 ग्राम दोगे तो वो तो मोल्स में कन्वर्ट करूंगा मैं। AMU होता तो मैं कहता मेरे पास एक फास्फोरस का मास 31 AMU होता है, तो 4 फास्फोरस का मास, 4 एटम का मास 124 AMU होता है। सो A1 वाला गलत है। 4 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस वो सही है, हमने कैलकुलेट किया। फिर दैट इज Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, वो भी करेक्ट है। और अपने पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, तो अपन कहेंगे भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस क्यों बोलेंगे हम? बिकॉज 4Na 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस का मतलब है कि मुझे आपको 124 AMU देना पड़ता, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस P4, and that will be equal to 4 atom of phosphorus। ये क्योंकि एक एटम का मास 34। मेरे ख्याल से अपन को क्लियर हो गया। जो भी, अगर आपको मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए था। Among the following, 10th वाला, among the following samples select the sample which contain maximum number of atoms। इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में किया हुआ है। which has maximum number of atoms, तो अपन को गिवन है भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के लिए मैं एटम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूं। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 4/32, ये इसके मोल्स हो गए, ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, और ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, तभी 32 लिया मैंने। ये इसके एटम्स हो गए, ए वाले में ये मोल्स थे। Na से मल्टीप्लाई करके मैंने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, और 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने एटम कैलकुलेट कर लिया। 32 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब है 32 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज मोल्स, मल्टीप्लाई बाय Na, विल गेट दैट दीज आर द, और इतने ही एटम्स होंगे क्योंकि सल्फर में अपन इतने ही एटम बताएंगे। दैट इज अवर नंबर ऑफ एटम्स। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। 108 ग्राम ऑफ सल्फर, सिल्वर, तो सिल्वर का मास वेट इन ग्राम 108 है, और उसका एटॉमिक मास भी 108 होता है। इनटू Na हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ये मैंने मोल्स लिखे हुए हैं, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके ये मैंने मॉलिक्यूल्स या एटम्स लिखे हुए हैं। अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो अपन लिखेंगे भाई 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम का मतलब हो जाएगा, ठीक है। सो 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम मींस विल राइट दैट, विल कैलकुलेट लाइक दिस, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 28, क्योंकि नाइट्रोजन ये उसके मोल्स हो गए, ये Na आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये एटम्स हो जाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन मींस O2, इधर सल्फर मींस S, और सिल्वर मींस Ag, एंड नाइट्रोजन मींस N2। जो मैंने यहाँ पर तो 2 ग्राम एटम्स लिखा है ना? कहां पर लिखा है सर 2 ग्राम, और फोर्थ अच्छा ऑप्शन में अच्छा 2 अच्छा अच्छा, तब तो मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता। इसमें 2 ग्राम एटम्स लिखा हुआ है ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। 2 मोल्स मतलब ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब हो जाएगा ये तो ट्वाइस ऑफ Na, ये हो जाएगा अपने पास, ये अपना आंसर आ जाएगा फिर तो। मुझे नहीं लगता किसी में 2Na के बराबर आंसर आ रहा होगा। इसमें Na के बराबर आ रहा है, इसमें भी Na के बराबर आ रहा है, और इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो 1/4 Na आ रहा है, ये 1/4 Na आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आंसर अपने पास
डी वाला ही होगा, ये डी है अपने पास, तो डी वाला ही आंसर होगा अपना। और सर एक और चीज, सर बोलो। यहाँ पर आप, सर यहाँ पर 2Na जो लिखा है सर, उसमें हमने और एक बार 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया एटम्स को निकालने के लिए सर, इधर क्योंकि N2 है ना। हाँ सर। फिर से पढ़ो उसको, सेंटेंस को क्या लिखा है वहां पर, डी डी ऑप्शन को पढ़ो। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया समझ गया। अगर वो ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होता तो अपन एंटी अज्यूम करते हैं। यस सर। ठीक है, अब आपने 11th भी पूछा है, मेरे ख्याल से 11th सबको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें लीस्ट मास पूछा है किसका होगा। तो ए ऑप्शन अगर अपन चेक करेंगे तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 2 मोल्स ऑफ एन एटम, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 2 28 ग्राम आ जाएगा। बी की बात करते हैं, दिस मच नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम अगर इतने हैं तो मास में कन्वर्ट कर देते हैं। जब अपन को गिवन एटम्स गिवन होते हैं तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6, आप कैलकुलेशन के लिए इसको 6 बना लो, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया इनटू, ये तो मोल्स हो गए, दीज आर मोल्स। तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे 1/12 इंटू एटॉमिक मास, 1/2 इंटू एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। वन मोल ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है, तो 1 मोल मतलब 32 ग्राम्स। सल्फर एटम मतलब 32 ग्राम, जो सल्फर का एटॉमिक मास होता है। 7 ग्राम ऑफ सिल्वर अपन को गिवन है, तो 7 ग्राम ऑफ सिल्वर मतलब मास ही गिवन है, वो तो सिल्वर आपने ग्राम में ही दे दिया, तो मैं क्या करूं। तो किसका मास सबसे कम होगा, बी वाले का मास सबसे कम होगा, इट इज 6 ग्राम। मेरे ख्याल से सबको आंसर समझ में आया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पिछले वाला था। अब 12th वाले को देख लेते हैं भाई, 12th में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों ऐसे आया, अपन 12th वाले को देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो विल राइट दैट द नंबर ऑफ फ्लोराइडाइन प्रेजेंट इन 2.1 ग्राम ऑफ AlF3 इज दिस मच। एक्स का वैल्यू बताना है। अच्छा ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फ्लोराइडाइन F नेगेटिव आइन इन 2.1 ग्राम ऑफ AlF3, ठीक है ना। तो तुम मुझे ये बता सकते हो क्या कि जब तक मुझे AlF3 के मोल्स पता नहीं होंगे मैं उसके मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। उसके मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसके एटम चाहिए, तो अगर मुझे इसके एटम कैलकुलेट करना है तो एटम के लिए मुझे मॉलिक्यूल्स चाहिए। अगर मुझे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मुझे मोल्स चाहिए, और अगर मुझे मोल्स चाहिए तो अपन को वेट चाहिए ग्राम में, या फिर अपन को वॉल्यूम, मतलब जो अपने मेथड्स होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो Na को यूज करके मैं मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूंगा, और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल को यूज करके एटम कैलकुलेट करूंगा। ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का। जैसे अपन ने कहा था कि केमिस्ट्री में बगैर मोल्स के कोई कैलकुलेशन नहीं होते। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlF3 कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlF3 वेट इन ग्राम सर 1/40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो वो कह रहा है कि सर 1/40 आ रहा है, ये 2.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा था, सर 84 लो भाई 84 मतलब 1/40 बता रहा है कि सर मोल्स आ गए थे अपने पास, 1/40 मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सर Na/40 तो मॉलिक्यूल। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। AlF3 विल बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/40 इंटू Na, मतलब Na/40, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्लोराइडाइन, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मॉलिक्यूल में 3 फ्लोराइडाइन है, सर 3 मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ फ्लोराइड एटम्स आ गए
1/40 इंटू Na इंटू 3 कर देता है। लो भैया आपका आंसर आ गया। सर टोटल में आता है 4.5 इंटू 10⁻22 फ्लोरीन एटम्स। सर प्रॉब्लम ये है कि उधर डिटरमाइन एक्स लिखा है क्वेश्चन में। हाँ तो डिटरमाइन x लिखा है ना, तो सर अपन वो इसको Na को डाल इंटू के टेन कितना टू आता द है तो पावर मुझे ये बताओ। 23 एक्स्ट्रा लिखा है वहां पे। रुको रुको रुको, 4.5 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 22। 22। एक मिनट अब रुकना, मैं x चेक कर लेता हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो अपन कहेंगे उधर लिखा हुआ है x इंटू 10 की पावर 23 लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास लिखा हुआ है कि भाई आपको बताना है x इंटू 10 की पावर 23, और 23 करेंगे तो अपन इसको क्या बनाएंगे, भाई 45 बनाते हैं। सर वो इंटू 10⁻23 14 क्वेश्चन का है, वो शायद मिसप्रिंट होके उधर है। रुको रुको रुको, अपन ऐसे देख लेते हैं। 0.45 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। 0.45 इंटू 10 की पावर 23, 0.45 इंटू 10 की पावर 23 आ सकता है। तो सर नहीं ऑप्शंस में हाँ समझ गया। 4.5 इंटू 10⁻22 ही आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। सर वो एक्स तक ही है, इंटू 10⁻23 गलत है। चलो ठीक है, अपन उसको मतलब आंसर अपना आ रहा है 4.5 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर x बताना है तो अपन 0.45 बता पाएंगे, उसमें बताएंगे ना x 0.45 चलेगा। मतलब वहां ऑप्शन अपन को उस टाइप का गिवन नहीं है जो अपना आंसर आ रहा है। ये सर अपना ये एक्स अगर लिखा कैलकुलेशन से होता जो तो आंसर आ रहा है वो तो box गिवन में- है, लेकिन x के टर्म में अगर लिखना है तो गिवन नहीं है। जो आंसर आ रहा है वो तो गिवन है, लेकिन जो x के टर्म में पूछ रहा है वो 0.45 वो नहीं गिवन है कि भाई x बताओ कितना होगा। तो इसमें आंसर अपन को 0.45 गिवन होना चाहिए था किसी ऑप्शन में। ये तो अपना सर आंसर अभी तो ठीक है, डी। ठीक है, सेम 14th क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम है। 14th क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम है, चलेगा ना कोई सर बात आपने जो आंसर दिया है उसमें Na आ रहा है, तो हमको भी Na आया, पर एक्स के टर्म में लिखा तो अलग आएगा। नहीं। तो 6 आ रहा ना उसमें, 6 इंटू 10 की पावर सही तो दिया मैंने, 0.6.0। 6 इंटू 10 टू 14 पावर आ रहा ना, सर 1.5 आ रहा है आंसर। देख लूं। चल अच्छा एक बार देख, 6 आ रहा है। हाँ सर 1.5 14 वाला ना। हाँ सर। चल यस मैं सर। मतलब सिर्फ आंसर चेक कर रहा हूं, तुम्हें नहीं समझा रहा हूं। क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस। हाँ तो 4.525 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम 4 इनटू n, ये मेरा आंसर है। ये कैंसिल हो गया, ये ले भाई Na आ रहा है आंसर। अब Na का मतलब हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, मतलब x का वैल्यू 6 हो गया। ये लो आंसर आ गया। हाँ सर, हाँ यस सर। समझ में आया सबको? आंसर में आपने जो आंसर दिया उसमें बस Na दिया है। अच्छा सिर्फ Na दिया था, चलेगा कोई बात नहीं। चलो x की वैल्यू उसमें 6 भी है। एक्स का वैल्यू मतलब मेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा है 14 के अलावा, तो 15 वाला कर लेंगे अपन। 13 तो अच्छा 13 वाला भी था। ये तो यार कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस ग्रुप में मतलब डिस्कस करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस, है ना। तो पहले 13 वाला कर लेते हैं, देख लेता हूं। द मास ऑफ हाफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम्स विल बी, हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो तुम कह रहे हो कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम, ये बोल रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इंटू Na। कर दूं ना इंटू एन, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू एनओ कर दूं, तो हाफ मोल का कितना होगा?
उसको आधा कर देंगे ना भाई। अगर 1 डजन का अपने पास है तो हाफ डजन का कितना होगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा। पक्का ना, किसी का डाउट नहीं? नो सर। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू एन भी लिख लेता हूं मैं, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 डिवाइड बाय 2। ये केजी में गिवन है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या करूं, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा ग्राम में, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, into 1000. 1000. एक बार और 1000 कर दूं। लो भाई हो गया मिलीग्राम में। अब बताओ, ये तो यूनिट कन्वर्जन है यार, ये तो बड़ा इजी है अपने पास, है ना। यूनिट कन्वर्जन टाइप ही तो बस पूछा है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, तो 1 मोल का मास कितना होगा मुझे पता है, तो हाफ मोल का कितना होगा मुझे पता है। वो केजी में मुझे पता है, मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कर दो मल्टीप्लाई। नहीं सर, आ गया। सर 0.273 आ रहा है और आंसर आपने लिखा है 0.237। अच्छा, मैंने गड़बड़ किया होगा, वो 0.273 ही रहा होगा। कितना ही आएगा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन से? सर 37 नहीं है ना? ना, 73 है। ओके सर, ओके। बहुत जल्दी में लिखने में मैंने गड़बड़ किया है। हो जाएगा ना सबसे? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 15, द गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देख भाई मेरे पास ये गैस का मिक्सचर है जिसमें O2 है और SO2 है। A gaseous mixture contain oxygen and sulfur dioxide in the molar ratio in the ratio by mass। मतलब इसका 1 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, ठीक। Therefore ratio of their number of molecules, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे देख भाई, इनके मोलर रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। दोनों का वेट गिवन है, तो 1/32 इसके मोल्स हो गए और 4/32 SO2 ना 64 इसके मोल्स हो गए। बड़ा अच्छा आ रहा ना ये तो। क्या करेंगे अपन, ये मोलर रेशियो है। अगर ये मोलर रेशियो है तो मॉलिक्यूल का रेशियो बता सकते हो तुम? क्या करना पड़ेगा अपन को? सर दोनों तरफ से Na से ही मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो अपन वो कहेंगे देख कैंसिल भाई, होकर वही आ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो जितने मोल्स थे उसको Na से मल्टीप्लाई कर लो। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, तो अपन कहेंगे जितने इसके मोल्स थे उसको 4/64 ना, इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर रेशियो आ गया। अब मॉलिक्यूलर रेशियो में अपन लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/32 इंटू 4/64/4, और Na तो कैंसिल हो जाना है, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1/2 आ गया, 0.5 हो गया। बोलो 1:2 Yes, sir. हो गया। हो गया ना सबको? 1:2 आया। तो अब सेकंड वाला भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल एक ही बार बताऊंगा, वैसे भी अपन 2 बार तो नहीं बताने वाले ना, तो 2 बार भी बता दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। पर मैं सेकंड वाला किया नहीं, शायद किया तो, अच्छा लिखा नहीं तो इसलिए बताया नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, देखो करते हैं अपन। द वेट ऑफ अब ना इसने पढ़ने में गलती की होगी। DPP2 के आंसर्स। एक मिनट रुको, मतलब ये 2 वाले तो बता दूं, उसमें बेटा लिखा हुआ वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या गिवन है अपन को? C6H12 180 ग्राम आ रहा था, तो 180 AMU ले लो। लो भाई, एक मॉलिक्यूल का मास आ गया।
180 AMU ग्राम में कन्वर्ट कर दूं AMU को? कैसे कन्वर्ट करते हैं AMU को ग्राम में? AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर डिवाइड बाय NA कर दीजिए। अरे नहीं बेटे, वो तो तब करते हैं जब अपन ग्राम में होता है वो, अभी तो AMU को कन्वर्ट करना है ना। सर 1.67 into 10 to the power 24 बिल्कुल बिल्कुल, देख बेटा ऐसे था ना, अपन को पता है ना, जैसे आप लिखते हैं ना मास ऑफ वन डिवाइड करने पे वो इजीली कैंसिल हो जाता है, चलेगा ना वैसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज 180 ग्राम ना, इनटू 180 ग्राम होता है, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे अपन? 180 AMU। कैसे कैलकुलेट किया? तो अपन ने कहा ना 180 ग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो अपन ने कहा NA से डिवाइड करके। अगर अपन इसको NA से डिवाइड करें ना 180 को, तो ये एक एटम का मास हो जाएगा। 180 डिवाइड बाय NA, अगर एक मोल का मास गिवन है और NA से डिवाइड करो तो एक का मास आ जाएगा। और जो 1/NA होता है ना, वो 1/NA इज 1.66 into 10 to the power of -24, that is equal to 1 AMU ना। ये तो पढ़ा था अपन ने। तो ठीक है, 1.66 into 10 to the power of -24 ग्राम्स कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि सर अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा और इजी होगा, क्योंकि आप NA से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल भी हो रहा है 6 और 18, तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लिख लेना, वो कर देना। वो कह रहा है कि 180 को आप लिखो और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, तो 6 into 10 की पावर 23 है, तो 18 मतलब 30 आ गया और 10 की पावर 23 ऊपर आ जाएगा। तो आप 3 into 20 10 की पावर 24 लिख दोगे जल्दी से, ये बोल रहा चलेगा। किसी को डाउट नहीं? नहीं। तो ये आपका DPP1 है, ठीक है। अब अपन DPP2 की बात करेंगे। पहले तो अपन आंसर्स लिख लें DPP2 के। कितने क्वेश्चन हैं DPP2 में? क्वेश्चन नंबर 1 सी और फिर डी। फोर्थ वाले में CBD, 5 वाले में ऐसा स्टार लगा हुआ है, 6 वाले में भी स्टार लगा हुआ है AC। सर क्योंकि 5 और 6 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट है। वो स्टार लगा हुआ है इसलिए वो मल्टीपल होंगे ना, ऊपर लिखा भी होगा स्टार वालों को मोर देन। हाँ ऊपर लिखा हुआ है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 तो 6 आर मल्टीपल चॉइस। सर वो सिंबल रिवीजन का सिंबल है। कौन सा सिंबल? सर बुक में स्टार का सिंबल नहीं दिया है, उसमें ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6 तक है। तो फिर आपको वो करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन के साइड में जो सिंबल है ना पेन और हैंड का है, वो रिवीजन का सिंबल है। नहीं, हैंड का मतलब तो यह है कि उसको पेपर पे सॉल्व करो, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है ना पेन लेके, उसका मतलब होता है कि पेपर पे सॉल्व करो आप इसे, ठीक है। और जिस पे स्टार लगा होगा वो एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे उसमें। चलो अपन तो 7th वाला करते हैं। 7th वाले का आंसर है बी, और 8th वाले का आंसर है फिर बी, और 9th वाले का आंसर है वेरी गुड 9, और 10th वाले का आंसर है 10। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है ना। फिर 11 12, 11th का आंसर है 24 और 12th का आंसर है, ए का आंसर QS है, बी का आंसर PRS है, और सी का आंसर S है, और डी का आंसर T है।
ये given है। और इसके अलावा अपन को फिर कैम इन्फो गिवन है, वो कैम इन्फो अपने आप सॉल्व करना होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस में जो कैम इन्फो गिवन है उसके क्वेश्चन पर लिख लेता है, उसको अच्छे से पढ़ा करो कैम इन्फो को हमेशा, और उसके जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर डी है, सेकंड वाले का आंसर डी है, और सर, थर्ड उसका वाले B का है। आंसर सी है, और फोर्थ वाले का आंसर बी है। ये भी लिख दिया मैंने, अब गिवन है तब भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ठीक है, और क्या, एवरीबडी गॉट इट? यस सर। चलो बेटा फिर तो अब मैं चाहता था, हाँ, तो इस डीपीपी को अभी डिस्कस करें या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें? सर नो डाउट। सर ये वाली में डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें डाउट ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, लिखा तो था 5-6 वाला, कुछ ऐसे डाउट बोल तो रहे थे बच्चे। क्वेश्चन 10 इसमें ना डाउट कम है, बता ही देता हूँ जल्दी से, रुक जा, जल्दी से बता देते हैं। अच्छा ठीक है, अपन डाउट कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डीपीपी फिर होमवर्क देने वाला हूँ, अभी शीट से भी होमवर्क होगा, अपन का होमवर्क अब ज्यादा आने वाला है ना। और सॉल्व करना इट्स अ रिक्वेस्ट कि सब लोग सॉल्व करेंगे, मतलब उससे क्या होगा ना बेटा, जब तुम लोग सॉल्व करोगे तभी तो डाउट्स आएंगे, उसके बाद जब डाउट्स अपने क्लियर होते हैं ना, तब अपन फिर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी ने मुझसे 5 भी पूछा था, एक मिनट में 5 देख लूं। 5 वाले में गिवन है 360 AMU ऑफ ग्लूकोज कंटेन। हाँ तो बेटा 360 AMU मतलब हो गया ऑफ ग्लूकोज, मतलब हो जाएगा अब 360 AMU ऑफ, ये हटा रहा हूं मैं, ये तुमने लिख लिया। 360 AMU ऑफ ग्लूकोज का मतलब हो गया अपने पास कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 180 AMU. Therefore, 360 AMU is equal to 2 molecules. अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 24, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। सो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स 24 एटम्स। तो it contains 2 moles of glucose from 24 hydrogen atoms, ये in 1 molecule, तो 48 atoms in 2 molecules। तो अपने पास आंसर जो लिखेंगे ना अपन, 2 moles of glucose गलत है, 24 हाइड्रोजन एटम सही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स है तो 24 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 12 मोल्स ऑफ कार्बन, नो, मोल्स की तो बात ही नहीं कर सकते, अपने पास कार्बन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल में सिर्फ 12 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, गलत है वो तो। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी बी एंड डी। फिफ्थ के बाद किसी ने अपन से 6th वाला भी पूछा था। सर 6 में डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, फिर ठीक है। 7th वाला भी पूछा है, 7th में डाउट है क्या? हाँ सर। ठीक है, अच्छा देखो, अब 7th वाले को अपन कहेंगे कंसीडर द सैंपल कंटेनिंग, मेरे पास ना ये कंपाउंड है, मैं इसको हटा देता हूं और अपन कंपाउंड लिखते हैं। अपने पास ये कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं अपन अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अच्छा आज अपना ना देखो, एक भी बार हैंग नहीं हुआ ना अपना लैपटॉप, कैमरा हैंग नहीं हो रहा ना? नहीं सर।
हाँ सर नहीं हुआ। उसका रीजन पता क्या है? मैंने ना पहले कैमरा को लैपटॉप पे ही लगाया था, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ना मैच हो रही थी, तो वो हैंग हो जा रहा था। आज मैंने लैपटॉप को दूर रख दिया और सिर्फ कैमरे को रखा अपने पास, वो कैमरे में माइक भी है, तो इसलिए वो थोड़ा ठीक लग रहा है। इसलिए ना बार बार तुमको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, क्योंकि कैमरा बहुत छोटा है और सामने लैपटॉप होता था तो मैं फट से देख लेता था। अब लैपटॉप बहुत दूर है, वो कैमरे के सामने वैसे नहीं देखूंगा ना मैं जाके, इसलिए ऐसे लग रहा है। चलो ठीक है, लेकिन हाँ अभी हैंग नहीं हो रहा, तो अपन मजा भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बट अपन बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, बात तो कर सकते हैं कम से कम अपन, है ना, कि अगर कोई डाउट है तो आप बोलो। अच्छा देख, अपने पास इसका ये सैंपल का मास गिवन है अपन को, मास ऑफ सैंपल इज, है ना, 11.2 ग्राम। ठीक है भाई, तो अब एक बात देखो, अगर मुझे ये अगर मान लो फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मान लो मेरे पास इसके x मोल्स आ गए, अगर इसके x मोल्स हैं अपने पास, ठीक है ना, मैंने आपको बता रखा है ऐसे पहले, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर तुम मुझे बताना कि मतलब समझ में आया कि नहीं। अगर इसके x मोल्स आ गए, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2x। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो अपन कहेंगे देखो भाई, 1 मोल में 8 हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल में 8 हाइड्रोजन एटम है, ये 4 है। अगर 1 मोल में 8 हाइड्रोजन एटम है, तो जैसे 1 मोल में कितने थे, 2 नाइट्रोजन एटम थे, तो अपन ने कहा x मोल्स में 2x नाइट्रोजन एटम हो गए। तो अगर मेरे पास 1 मोल में 8 हाइड्रोजन एटम है, तो x मोल्स में कितने हो जाएंगे, 8x। तो मोल्स ऑफ Cr कितने हो जाएंगे, तो अपन कहेंगे Cr के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 2x। और ऑक्सीजन के मोल्स 7x। वेरी गुड। अब एक बात देखो अपन, अगर मान लो ऐसे आ गया अपने पास, तो अपने पास सैंपल का मास गिवन है, क्या तुम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो सैंपल का? सर 11.2 ग्राम है, वो सैंपल का है या फिर ऑक्सीजन का दिया है? नहीं, उसमें गिवन है। अच्छा, मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सैंपल इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। हाँ तो भाई ये तो मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है अपन को। हाँ पर सर, सैंपल का तो नहीं दिया है। मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल, लो भाई, अब तो और मजे हो गए। क्लास में अपन ने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, पता आपने ना जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना मैंने क्लास में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर क्या गया, अमोनियम कार्बोनेट कहाँ गया, अरे ऐसे कैसे सकता है, अपन ने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, वो 0.3 मोल्स गिवन थे, फिर अपन ने कैलकुलेट किया था। अच्छा इसमें नहीं गिवन है, जो मैंने तुम्हें भेजा था ना वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट, उसमें ऐसा एक मोल्स था अमोनियम सल्फेट को लेके। चलो अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। देखो अपन क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तुम देखना है, तुम खुद ही बताते जाओगे मुझे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 इज इक्वल टू 11.2 डिवाइड बाय 13। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं अपन को। अब तुम ये बताओ, जिस सैंपल में इतने मोल्स O2 हैं, तो सैंपल के मोल्स कितने होंगे? सैंपल के मोल्स कितने होंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर 1 मोल होता ना, अगर 1 मोल होता ना, तो ऑक्सीजन के 7 मोल्स होते 1 मोल में। अपन ने मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट किया, तो मोल्स ऑफ O2 अगर लिखना है तो अपन कहते 3.5 मोल्स होंगे। भाई O लिखो या O2 लिखो, अपन ऐसे बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे कर लो, हम ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हैं, अपन तो कहेंगे ऑक्सीजन एटम को, तो मोल्स ऑफ O एटम कर देता हूं। अपन क्या करेंगे, 11.2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 2 करोगे, 16 कर देता हूं, क्योंकि अब आप O एटम कर रहे हो,
तो अब यहां पर एक चीज हो सकती है, सर आपने तो कहा था ऑक्सीजन लिखा होगा तो 32 करना है। हाँ तो मैंने बेटा 32 ही किया था। मैं तो ये कह रहा था कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखे थे अपन ने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना तो ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे मोल्स। हाँ तो 16 तो हो गया। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं ना इस स्टेप में? ठीक है। नो सर। अब मेरे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे मोल्स ऑफ इसके मोल्स पता चल जाए तो मैं नाइट्रोजन को बता दूंगा, क्योंकि अभी अभी आपने लिख के बताया था कि अगर इसके x मोल्स हैं तो नाइट्रोजन के 2x होंगे, हाइड्रोजन के 8x होंगे, और मोल्स ऑफ इसके कितने होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे। अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ये है तो 1 mole of this compound contains 7 moles of oxygen atom. 1 mole of this compound contains 7 moles of oxygen atom. तो सर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो मोल्स सैंपल का मोल मिल जाएगा ना? हाँ मैं वही करने वाला हूं। अपन ने लिखा कि भाई 1 मोल 7 moles of O atom is present in 1 mole of molecule। तो अपन ने कहा भाई जो ये वाला पार्ट है ना 11.2 डिवाइड बाय 16 मोल्स ऑफ ओ एटम कितने में प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे भाई आप सीधा सीधा लिख लो इसमें, दैट इज 1/7 into 11.2 डिवाइडेड बाय 16, इतने में प्रेजेंट है। अब मुझे ये वैल्यू आ गया क्या, अपन मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू x, ये मोल्स ऑफ ये आ गया अपने पास x मोल्स, जैसे अभी लिख रहे थे आप। अगर मुझे इसके मोल्स पता है तो 1 मोल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो x मोल में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे? 2x। हाइड्रोजन कितने होंगे? 8x। क्रोमियम कितने होंगे? 2x। ऑक्सीजन कितने हैं? 7x। 7x वही तो लिखा हुआ है वहां पर। बोलो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई हमें ऑक्सीजन के मोल्स गिवन थे, तो हमने कहा कि 7 मोल्स होते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल में, तो इतना मोल्स ऑक्सीजन कितने मोल्स मॉलिक्यूल पे रहा होगा। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया तो जितने मोल्स मॉलिक्यूल के होंगे उसके डबल मोल्स नाइट्रोजन के होंगे। मेरा आंसर आ गया। बताओ भाई किसी को डाउट है तो? वन बाय 7 इंटू 11.2 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरा आंसर आ गया। बोलो तो कैलकुलेट कर देता हूं। किसी को डाउट है? नो सर। अब देख मैं चाहता था कि तुम लोग मोल्स कंसेप्ट को सीखो, इसलिए मैंने इतना मोल कंसेप्ट बताया। अब मैं इसको एक शॉर्टकट बता देता हूं। देख भाई अपन को एक बात पता है, अब मैं मोल्स के अलावा एक और शॉर्टकट, अच्छा इसको लिखा रहने देते क्या फर्क पड़ता है, मैं मास से बता देता हूं। नाइट्रोजन का 1 मोल है, मास इन 1 मोल। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन 8 ग्राम हो गया, क्रोमियम एक क्रोमियम 52 होता है तो 2 क्रोमियम 104 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन अपने पास O इज इक्वल टू 7 इंटू 16 ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, है ना? तो अपन कहेंगे देख भाई 7 इंटू 16 ग्राम ऑफ O2 कंबाइन विथ 28 ग्राम ऑफ N, तो बताओ 11.2 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? लो भाई आंसर आ गया। आ गया ना आंसर? यस। आ गया ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग मोल कंसेप्ट सीखो, इसलिए मैंने थोड़ा सा
अपन को लग रहा कि हाँ इजी तो था यार मोल कॉन्सेप्ट, हमें मोल्स में ही तो कन्वर्ट करके करना था, लेकिन इसमें क्या ना, ये तो बड़ा इजी है अपने लिए। मॉलिक्यूलर मास हर एक का मास लिख लो, और उसमें अपन से कहा था कि देख भाई अगर अपन को पता है कि इस मॉलिक्यूल में दिस इज हाउ मच 112 ग्राम ना, तो डायरेक्टली रेशियो आ रहा था 28 112 से, तो 11.2 2.8 से हो गया आंसर। राइट ना बेटा, बड़ा इजी था ना। यस हाँ सर। लेकिन बस ये है बेटा, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट सीखो, इसलिए मैंने ऐसे बताया। क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा है किसी ने। अब अपन इसको इतना डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो ना। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्रेजेंट in the sample if the mass of hydrogen obtained is in the sample is 2 gram। बताओ भाई, टोटल 8 ग्राम होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, तो 2 ग्राम का मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है। 0.25 मोल्स है तो उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2.25 into n। नहीं मोल्स ही पूछा है अपन से, तो ग्राम मॉलिक्यूल पूछा ना, मतलब हाँ मोल्स सर, मोल्स ही पूछा है ना, मोल्स पूछा अपन ने। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1। अपन को ये दिख तो रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल में 8 ग्राम होता है हाइड्रोजन, तो वो कह रहा है अगर 2 ग्राम प्रेजेंट है तो बताओ कितने मोल्स हैं आपके पास इस मॉलिक्यूल के। तो अपन कहेंगे अगर 8 ग्राम एक मोल में होते हैं तो 2 ग्राम कितना होंगे? 0.25। पक्का? 9th वाला बताना है? 9th वाला भी बता देता हूं, लेकिन अब बिल्कुल सारे जो 9th वाला होगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अपन चेक कर लेते हैं 9th वाले का। अच्छा 9th वाले में अपन को गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम इन दिस। देख भाई मेरे पास K4 FeCN होल 6 ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मेरे पास इसके मोल्स गिवन है, इसके मोल्स हैं 0.01। अब तो मुझे बताना है इसमें मोल्स ऑफ पोटेशियम कितना होगा? 4 into 0.01। तो अपन कहेंगे देख भाई 1 मोल में 4 पोटेशियम है, 4 मोल पोटेशियम है, तो इतना मोल्स में 4 into 0.01। आयरन कितना होगा? 0.01। 0.01 क्योंकि उसमें एक ही आयरन है। मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा? 6 into 6 into 0.01। 0.01 क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल के मोल्स कितने हैं? 0.01, और एक मोल में 6 कार्बन एटम्स हैं, तो आ गया। और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 6 into 0.01। पक्का ना? तो मास ऑफ कार्बन कितना लिखूं अगर मोल्स गिवन है तो मुझे? किससे मल्टीप्लाई करना होता है? वेट इन ग्राम से। भाई आपको पता तो मैंने को नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट फॉर एटम। मेरे पास मोल्स आपने दे रखे थे इसके 0.06, तो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट कर दूंगा तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। बताओ, बोलो। यस किसी को डाउट नहीं? कोई और क्वेश्चन पूछना है क्या इसमें? सर 11th वाला एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगा। मैं इसको हटा दूं? अच्छा उधर कर लेता हूं, ये है स्पेस ना अपने पास। 11th वाला चेक करते हैं अपन, है? A gaseous mixture contain equal number of moles, तो सबके मोल्स इक्वल हैं। CH4 C2H6 एंड C2H2। इसका मोल्स 1 है, इसका भी मोल 1 है, इसका भी मोल 1 है, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
टोटल मोल्स होते हैं, तो ये हो जाएगा सर, मोल सबका फ्रैक्शन ऑफ 1/3 दिस आएगा। 1/3 है। तो अपन को क्या बताना है, डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो 3 कंपोनेंट गिवन है, तो A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 हो गया। इसका मास 16 है, वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1/3। इसका मास 30 है 1/3, और इसका मास 26 है 1/3। लो भाई आपका आंसर आ गया 16 का 30 का। हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या, उनका सबका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ऐड करके टोटल 3 से डिवाइड करके? वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें मोल्स अलग अलग है ना बेटा। भाई सबका मास एक जैसा थोड़ी है, जो आप एवरेज ले रहे हो, सबका हमें 1/3 ही चाहिए ना। तो ओके सर पर आंसर राइट आ रहा था। 16 प्लस 30 प्लस 26 करके डिवाइड बाय 3 कर दिया, हाँ सर। आंसर आ रहा होगा, लेकिन ऐसे करना नहीं। ओके सर। वो इक्वल मोल्स की वजह से आ गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे बता सकते हो। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है तो। सर एक बार सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर सकते हो? 12 का सारा पार्ट? नहीं सर, सर थर्ड वाला सी। सी वाले में अब एक मिनट है, मैं सी वाला कर लेता हूँ। सी वाले में अपन को गिवन है 1 मोल C6H5N। चलो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 6 हो जाएगा, और लेस देन 1 गिवन है, मतलब गलत हो गया, वो नहीं होगा। मैं करेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अगर वो है तो अपन उसको टिक करेंगे, नहीं तो अपन हटा देंगे। भाई इसमें 1 मोल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 6, जबकि अपन को गिवन है लेस देन 1, टी नहीं हो सकता, राइट। मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 16, ऑक्सीजन तो है ही, नो ऑक्सीजन। At least 2 elements have same number of atoms in the given sample. No, इसके 6 हैं। Nitrogen is 1 atom and hydrogen is 5 atoms. So सब अलग अलग हैं, कोई वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट सेम, तो न्यूट्रॉन, कार्बन का कितना होगा न्यूट्रॉन 6 इंटू 6, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं, और इसमें 7 नाइट्रोजन में, तो टोटल न्यूट्रॉन अपने पास आ गया 36 प्लस 7 मतलब 43। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, इसमें 6 इंटू 6 प्लस 5 प्रोटॉन होंगे, और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 48। सो द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट सर, सेम। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो फिर उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं हो। बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा था कि किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं मैच द फॉलोइंग को, है ना, वो तो सॉल्व करके दिखा रहा था। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 1, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 1 नहीं, इसमें 1 मोल ही होगा। हाँ सर, समझा सर। समझ गए ना सर? तो इसमें अपना आंसर एक ही आ रहा। हाँ बोलो। सर ये कॉलम 2 में वो जो R वाला है ना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सैंपल। सर वो नहीं समझा, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 2 एटम ऐसे हैं जिनमें
एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैव सेम, देखना इसमें आएगा वो आंसर। वो यूरिया गिवन है ना NH2, अगर इसका 0.5 मोल्स है तो नाइट्रोजन 0.5 इंटू 2, ये नाइट्रोजन होगा। हाइड्रोजन 0.5 इंटू 4, कार्बन 0.5 इंटू 1 और ऑक्सीजन 0.5 इंटू 1। मतलब ये दोनों वो एटम्स हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे इन द सैंपल। ओके सर। मोल सेम है तो एटम भी सेम हो गए ना, क्योंकि दोनों में मोनोवैलेंट है ना दोनों। हाँ सर, समझा। अब नेक्स्ट, तो डीपीपी नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। डीपीपी नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। ओके सर। यस सर। ठीक है, और डीपीपी नंबर 4 भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, तो अच्छा खासा होमवर्क हो जाएगा। डीपीपी नंबर 4 कर सकते हैं क्या? डीपीपी नंबर 4 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, अपन पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चन नंबर 9 को नहीं कर पाएंगे अपन ना। क्वेश्चन नंबर नहीं कर पाएंगे अपन, 5 तक ही कर सकते हैं, 6 तक कर सकते हैं, नहीं फिर रुक जाते हैं। एक डीपीपी काफी है, इतना भी तो करेंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर एक डीपीपी नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो नेक्स्ट अपन चेक करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है ना, अपन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या, पहले अपन को लाइट को इनिशियली ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद अपन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, सर हमारा 11:30 से क्लास है। 11:30 से क्लास है, तो फिर यही रुक जाते हैं अपन, और क्या, क्योंकि इसको पढ़ तो पाएंगे नहीं अपन पूरा, थोड़ा सा मतलब डिस्कस करके रुकना पड़ेगा अपन को, तो फिर आज अपन यही रुक जाते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो भाई ठीक है, फिर आज इतना ही, फिर बाय हो जाए। बाय सर। थैंक यू सर। चलो सर थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय।